अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कल एक आला सतह का इजलास हुआ है दहशतगर्दी के मामले के ऊपर, और शरपसंदों और दहशतगर्दों के सद्देबाब के लिए ये जो बयानिया है इनका, इसके ख़िलाफ़ इसका मुकाबला करने के लिए एक कौमी बयानिया बनाने के ऊपर इत्तफ़ाक़ हुआ है, और इसके लिए मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ और मुख्तलिफ़ मीडियम्स इस्तेमाल करने के ऊपर फ़ैसला किया गया है, इत्तफ़ाक़ हुआ है। ये कहा गया है, या जो डिटेल्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया बल्कि फ़िल्म और ड्रामाज़ का मीडियम भी इस्तेमाल किया जाएगा। कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे और शरपसंदों के बयानिए का मुकाबला किया जाएगा फ़िल्म्स और ड्रामाज़ में इस तरह के मौज़ूआत रख कर। अच्छा जी, फिर डिजिटल मीडियम के ऊपर यानी सोशल मीडिया जो है वहाँ पर मुख्तलिफ मवाद नशर किया जाएगा, जिससे न सिर्फ जो डीप फेक झूठी ख़बरें हैं उनको सही मुस्तंद ख़बरों से डीबंक किया जाएगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है शरपसंदों या दहशतगर्दों की जानिब से, उसके ख़िलाफ़ एक कौमी बयानिए को आम सतह पर नशर किया जाएगा आगाही फैलाने के लिए। फिर एक और चीज़ जिसके ऊपर हिदायत दी गई हैं वो ये है कि कौमी निसाब के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाए। ये जो स्टेप्स उठाने के ऊपर इत्तफाक हुआ है कल, या फैसला किया गया है, ये किस हद तक मौसर और कारगर साबित होंगे, अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, एजाज़ सैयद साहब, फ़खर दुरानी साहब और बेनज़ीर शाह साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आप ही से शुरू करेंगे। क्या समझती हैं ये जो एक आउटलाइन वज़ा की गई है, कितनी मौसर हो सकती है ये एक जो आगाही मुहिम अपेरेंटली चलाने जा रहे हैं इसके लिए? अलीना, ऑन पेपर तो ये सारी चीज़ें ठीक लगती हैं कि बिल्कुल सही है, आपने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, आपने सारे फोरम्स पे जाके करना है। लेकिन हमारी जो रियासत है उनकी भी एक हिस्ट्री रही है कि इस किस्म के जो इक़दामात होते हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनको मिसयूज़ किया जाता है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिसेंट को ख़त्म करने के लिए मुल्क में। अब ये जो एक सहाफ़ी हैं इनका केस ले लें। इन्होंने एक सियासतदान, बलूचिस्तान के हवाले से एक सियासतदान ने एक बयान दिया, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके फ़ेसबुक पे डाल दिया, उनके ऊपर केस बना दिया। उनका दरवाज़ा तोड़ के उनके घर में घुस गए, उनको हथकड़ियों में अदालत में पेश किया, और केस भी ये बनाया गया कि ये नफ़रत फैला रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़। तो ये जो अलीना अस वर्सेस डेम नैरेटिव होता है, ये इसलिए ख़तरनाक होता है क्योंकि इसमें आप दूसरी साइड को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आपका जो मौक़िफ़ होता है वो ये होता है कि या तो चुप करके खामोशी से हमारे साथ खड़े हो जाए, या हम कहेंगे कि आप दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे सहाफ़ी हो, कोई सियासतदान हो, बिल्कुल कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, किसी डिबेट का ग्राउंड नहीं होता। बस ये होता है कि या आप हमारे साथ हैं या फिर आप जो है वो दहशतगर्दों के साथ हैं। और हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी के कानून भी हैं, हमने वो भी देखा है, उनका भी गलत इस्तेमाल होता है। कभी सियासतदानों पे केसेस हो जाते हैं, कभी सहाफ़ियों पे हो जाते हैं, यहाँ तक कि कभी ना कभी किसानों पे भी हो जाते हैं। हमारे मुल्क में पिछले 1 साल से सोशल मीडिया बंद है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ट्वीट्स पसंद नहीं थी। पूरे मुल्क के लिए बंद है। मुझे तो हैरानी नहीं होती है कि अभी तक इस पे कोई खास वाज़ेह जवाब भी नहीं आया हुकूमत की तरफ से कि क्यों, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग नहीं पसंद, आपने जाके सहाफ़ियों को उठा लिया। तो हम ये देखते हैं कि इस किस्म की चीज़, ये एंटी स्टेट का जो लेबल है इसको इस्तेमाल करके फिर बहुत से लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अलीना, यहाँ पे क्योंकि बलूचिस्तान की बात हो रही है, आमिर राना साहब का एक कॉलम आया था डॉन में, मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, और बड़ी लंबी रिपोर्ट है, तो इसलिए आमिर राना साहब का आर्टिकल ही पढ़ लेना चाहिए। उसमें उन्होंने बताया कि ये एक रिपोर्ट ने 70 इंसर्जेंसीज दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 2010 तक हुई थी, 70 इंसर्जेंसीज, उनको बैठ के स्टडी किया और फिर ढूंढने की कोशिश की कि क्या इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसीज जो है स्ट्रैटेजीज होती हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल जो होता है वो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होती। शॉर्ट टर्म में ठीक है, आप इंसर्जेंसी को खत्म कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं होता। जो आपको फायदा होता है, जो इंसर्जेंसी को वाकई में खत्म करता है, वो होता है कि आप वहां पे जो लोग हैं उनका एतमाद हासिल करें, वहां पे लोगों को एक पॉलिटिकल मैंडेट दें, जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो उनको दें, उनको सिक्योरिटी दें, सबसे अहम,
और इससे भी ज्यादा अहम वो लिखते हैं कि एक जमहूरी निजाम वहां पे लेके आए, क्योंकि वो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है रियासत को, जब आप लोगों का एतमाद हासिल करते हैं, उससे जाके इंसर्जेंसी जो है। तो मैं अलीना सिर्फ ये कहूंगी कि इस किस्म की डिबेट होना जरूरी है कि क्या चीज काम करती है, क्या चीज काम नहीं करती। डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, और मुझे इस किस्म की पॉलिसी से लग रहा है कि डिक्टेशन होगी, डिबेट नहीं होगी। फ़खर, क्या आपको भी इस तरह गो के जो डिटेल्स दी जा रही हैं उनमें कबाहत कोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा हार्ड लाइन लग रही है, लग नहीं रहा कि डिबेट की गुंजाइश या इवन करवाई भी जा रही है? बिल्कुल अलीना, मेरा ख्याल है कि जो बेनज़ीर ने आखिर में पॉइंट्स हाईलाइट किए वो भी एक इफ़ेक्टिव सलूशन के लिए जो बलूचिस्तान की ख़ास तौर पे जो इंसर्जेंसी है वो उसके लिए ये ज़रूरी है। देखिए, हमें ये भी समझना होगा और रियासत को भी ये समझना होगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक इंसर्जेंसी है या जो एक दहशतगर्दी है वो डिफरेंट है, जबकि जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जो सूरत है वो डिफरेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक नज़रिया और उसके हवाले से नहीं है, बल्कि एक नज़रिए के हवाले से भी उसको कहा जा सकता है कि यहाँ पे इस्लाम का निज़ाम नाफिज करना है। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की एक सूरत है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में जो अवाम की पजीराई इन जो इंसर्जेंट्स हैं या जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको नहीं है, वहाँ पे उनको उस तरह से वो सपोर्ट नहीं है दहशतगर्दों को। लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर है जो शिद्दत पसंद हैं उनको वहाँ पे लोगों की जो जहन साजी करने की, और वो भी एक काफ़ी हद तक वहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि पजीराई भी है और सपोर्ट भी है। तो रियासत को ये इस पहलू से भी सोचते हुए ये तमाम तर जो है ख़ास तौर पे ताकत का इस्तेमाल जो है कभी भी किसी मसले का हल नहीं रहा और ना ही कोई सलूशन रहा है। हम खुद अगर ये इसके जो हवाले से कि ताकत इस्तेमाल की जाएगी और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं, देखें माजी में भी इस तरह रियासतों की तरफ से जो सहाफ़ी हों या जो बाकी जो सिविल सोसाइटी के अरकान हों उनको ना सिर्फ पाबंद सलासिल किया गया, मुकदमात भी बनाए गए, लेकिन हमने देखा है कि उसका कोई सलूशन नहीं निकला। तो ये एक बेहतर हिकमत अमली है हुकूमत की तरफ से कि उनको टेलीविज़न हो, फिल्म हो, बाकी उस तरह के एक तो बयानिया बनाना होगा इसको काउंटर करने के लिए, और उसके साथ साथ जो बंदूक उठाने वाले अनासर हैं जो कि बातचीत के ऊपर बिलीव नहीं करते, उनके खिलाफ बिल्कुल हार्ड जो एक स्टेट का या जो हार्ड एक रियासत का एक वो चला है वो भी काइनेटिक ऑपरेशन के ज़रिए उनको डील करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो तीसरा जो समझता हूँ ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो जब तक आप वहाँ पे जो लोग उनको स्टेक होल्डर्स नहीं बनाएंगे, ख़ास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने का, देखें ये रियलाइजेशन रियासती इदारों के अंदर भी है, लेकिन मसला वही है कि जहाँ पे फिर सियासत इन्वॉल्व हो जाती है तो जो ऑलरेडी बैठे हैं उनके एक्सक्यूज़ मी जो ऑलरेडी बैठे हैं तो उनके भी मफादात को ठेस पहुंचती है। तो फिर ये सिर्फ ये नहीं है कि रियासती इदारों के हवाले से है, पॉलिटिशियंस हों उनको भी ये फिर उनके मफादात हर्ट होते हैं तो वो भी हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हर तरफ से इनको सोच के वो करना होगा। एजाज सैयद साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ये जो फ़ैसले लिए गए हैं इनमें इतना वज़न नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम असल मसले को हल करने पर तवज्जो नहीं दे रहे बल्कि बयानिए के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हम समझते हैं कि बयानिया जो है अलहदगी पसंदों का या मुल्क दुश्मन नासर का या रियासत से लड़ने वालों का वो ज़्यादा मजबूत है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि वो बयानिया किन बुनियादों के ऊपर बना हुआ है और उन बुनियादों को कमज़ोर करने के लिए हम ठोस इक़दाम नहीं ले रहे। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ और बलूचिस्तान में चले जाएँ तो नो डाउट कि दोनों अलग तरह की वाक़यात हैं, अलग तरह की दहशत गर्दी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है जहाँ पे बाकायदा इंसर्जेंसी चल रही है वो बलूचिस्तान है, यानी कि प्रायोरिटी नंबर 1 बलूचिस्तान होना चाहिए। अब बलूचिस्तान में दो तरह के लोग जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं। एक तो वो हैं जो असला उठा के रियासत के साथ लड़ रहे हैं, जो वायलेंस का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं और जो बबांगे दहल कह रहे हैं कि हम अलहदगी चाहते हैं, उनके साथ तो रियासत लड़ती है। और ज़ाहिर है ऐसे लोग जो गन उठाते हैं, निहत्ते लोगों को मारते हैं, जिस तरह जाफ़र एक्सप्रेस में हुआ भी, उनके साथ रियासत सख्त और आईनी हाथों से लड़ती है। दूसरे वो हैं जो नाराज़ तो हैं आपसे
झगड़ भी रहे हैं, लेकिन विद इन दी लिमिट्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह मारंग बलोच हो गई या उस जैसे लोग हो गए। ये वो लोग हैं जो मसल्ला जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ खुल के बात इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तरफ तो रियासत के ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रहे हैं और रियासत उनसे नाराज़ है और उनके ख़िलाफ़ जो है लाठी और सोटी वो इस्तेमाल करती है, डंडा इस्तेमाल करती है। और ज़ाहिर है जो दूसरे जो लड़ने वाले मुसल्ला लड़ने वाले हैं ये उनके ख़िलाफ़ इसलिए भी नहीं बोलते कि इन मैनी वेज़ वो इनको भी टच नहीं करते और ये उनका इन मैनी वेज़ पॉलिटिकल फेस बन जाते हैं। लेकिन क्या ये इंगेज हो सकते हैं? तो मेरा ये ख्याल है बिल्कुल ये इंगेज हो सकते हैं। मारंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी वो यहाँ पर इंगेज होने के लिए आई थी, वो यहाँ पर बात करने के लिए आई थी। खैर उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें पुलों से के नीचे से बहुत सारा पानी जो है वो निकल चुका है, लेकिन आप फौरी इकदाम करने के क्या हैं? एक तो नैरेटिव की आप जंग लड़ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि ये नैरेटिव की जंग है। ये नैरेटिव की जंग नहीं है, ये सबसे पहले ठोस इकदाम की जंग है। और जिस तरह के बेनज़ीर ने कहा और राइटली कहा कि जब पॉलिटिकल एलियनेशन होती है वो बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तो अभी फौरी पॉलिटिकल इकदाम आपने क्या करने हैं जिसके ऊपर नेशनल कंसेंसस की हम बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल में जो काबिल अमल इकदाम हैं मौजूदा इन्वायरमेंट के अंदर, उसमें सबसे पहले फौरी इकदाम करने की ज़रूरत ये है कि आप बलूचिस्तान में फौरी तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवा कर वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के जो मेयर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल के ऊपर, तालुका लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर उनको इख्तियारात दे दीजिए फौरी तौर पे। और वहाँ पर हर ज़िले को जो पैसे जो हैं, फंड्स जो हैं वो जारी कर दीजिए। जितने फंड्स वो मांगते हैं उससे ज़्यादा जारी कीजिए। और जो पहले पुलिस का जो सिस्टम हमने देखा था, जो हमने देखा था कि 2002 पुलिस ऑर्डर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, मेरे ख्याल में पुलिस ऑर्डर इंट्रोड्यूस वहाँ पर करवाएं और पुलिस और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़ुद अपने हाथों से यकीनी बनाएं। यानी कि मकामी लोगों के पास पैसा भी आएगा और उनको पता होगा कि ये पैसा उन्होंने कहाँ पर खर्च करना है और वहाँ पर एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बनेगा, एक पॉलिटिकल कंपटीशन भी बनेगा। ये तो मेरे ख्याल में फौरी तौर पे कर देने की ज़रूरत है कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो गए, पुलिस को एम्पावर करने के लिए पुलिस ऑर्डर वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएं और दूसरे नंबर पे ग्रेजुअली वहाँ पे जब भी इंतखाबात हों तो उसमें से अपना हाथ निकालिए, अपना रोल ख़त्म कीजिए। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है बयानिए की जंग, फिर उसके ऊपर आएँ, बयानिए को भी मजबूत बनाएं, लेकिन पहले फौरी ये 2-3 इक़दाम इमीडिएट लेने की ज़रूरत है। मज़हर अब्बास साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और इंतहा पसंदी से दहशतगर्दी ये फैली है रियासती बयानिए की वजह से। क्योंकि आपकी रियासत ने, अगर आप तारीख़ का हवाला दें तो रियासत की वजह से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी ने परवान चढ़ी पाकिस्तान में 80 की दहाई में, और उसी का आउटकम दहशतगर्दी थी उसमें। अब अगर रियासत जो है वो ग्रुप्स बनाने शुरू कर दे, रियासत जो है वो मिलिटेंसी को माजी में इस तरह के ग्रुप्स बनाएं, एक ग्रुप को तोड़ने के लिए दूसरा ग्रुप बना दिया जाए, उनको मसल्ला कर दिया जाए, उसको तोड़ने के लिए तीसरा ग्रुप बना दिया जाए, तो दरअसल आप इस मुल्क में इंतहा पसंदी को फैला रहे हैं। इस पूरे नेशनल एक्शन प्लान में 2014 का भी ले लें और अभी जो चीज़ें सामने आई हैं मुझे नहीं पता उसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, क्या इक़दाम है, इंतहा पसंदी कैसे ख़त्म होगी। इसलिए कि रियासत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रही है। आप अपने सिलेबस को उठा के देख लें, आप अपने दीगर चीज़ों को, तो जब रियासत ही बयानिया ही ऐसा है तो उसके ऑफशूट्स तो आपको नज़र आएंगे। कभी आपको कराची में नज़र आएंगे, कभी आपको बलूचिस्तान में नज़र आएंगे। अब बलूचिस्तान में आप क्या एजुकेशन करें? बलूचिस्तान में जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो लोग खुदकुश बमबार हैं, वो अनपढ़ लोग तो नहीं हैं, वो तो हाईली एजुकेटेड, उसमें तो हाईली एजुकेटेड ख़वातीन भी हैं, कोई पीएचडी है, कोई एमफिल कर रही है उसमें। तो अब आप उसको उस नैरेटिव को कैसे तब्दील करेंगे? इसलिए कि आपकी रियासत ने जो ओवरऑल बयानिया बनाया उसके ये हमें कभी खैबर पख्तूनख्वा में चीज़ें नज़र आती हैं। आपने जिहादी बयानिया बनाया तो आपके यहाँ एक जिहाद का जो, और वो जिहाद वो नहीं था जिसे जिहाद समझते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी रिलीजियस पार्टीज उसका हिस्सा नहीं बनी।
तो सबसे पहले अगर आपने चीज़ों को बनाना है तो रियासत ने यह तय करना होगा कि पाकिस्तान को किस तरह की रियासत बनाना है। जब तक पाकिस्तान को बारे में आप ये तय नहीं करेंगे कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है या पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बनाना है, उस वक्त तक आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर सकते। आप देखें, एक बड़े ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दोबारा दहशतगर्दी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के, जिस तरह अभी फ़खर और दूसरे कह रहे थे, बलूचिस्तान की डायनेमिक्स ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज बलूचिस्तान के बारे में फॉर्मर IG तारिक खोसा का आप आर्टिकल पढ़ लें कि बलूचिस्तान में जो जितने भी इससे पहले पॉलिटिकल लीडर्स गुजरे हैं बड़े बड़े, दे वर नॉट फाइनेंशियली करप्ट। आपने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया आपने। तो हमारे यहाँ जब तक, उस वक्त तक, ये जब तक रियासत ये जो है ना टेलीविज़न पे ये कर देंगे और फिल्म में ये कर देंगे, फिल्म है कहाँ आपके यहाँ जो फिल्म का कल्चर आप वो करेंगे? पहले उस कल्चर को तो रिवाइव करें। आपके यहाँ टेलीविज़न पे जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के साथ आप बयानियाँ बनाएंगे, नेशनल बयानियाँ। पहले तो आप अपना कौमी बयानिया तय तो करें कि पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी को डिफ़ाइन तो करें, पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन तो करें। जब तक आप ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे और आप ये समझेंगे और इस पर डिबेट नहीं करेंगे, तो इस तरह ये बहुत ही शैलो सी चीज़ें लगती हैं। जो चीज़ें सामने आई हैं, इससे कोई चीज़ नहीं ख़त्म होगी, ये याद रखें। इन चीज़ों से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि आप ले लें 2014 से आज 10 साल हो चुके हैं ना, 2025 में आ गए हैं, 11 साल। तय करें आप, ज़रा इसका एनालिसिस तो करें कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ नेशनल एक्शन प्लान, कहाँ फॉल्ट थी, कि किस जगह पे आप जो है नाकाम रहे हैं। जब तक मैं अपनी नाकामियों को एनालाइज नहीं करूँगा, मैं कामयाब हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले रियासत अपने बयानिए में क्लैरिटी लाए। जब तक रियासत अपने बयानिए में क्लैरिटी नहीं लाएगी, चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। अच्छा फ़खर, ये भी क्विकली बताइएगा, हम सुन रहे थे APC की बातें, ये भी सुन रहे थे कि सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ बिठाकर उनकी आवाज़ भी सुनने की या उनको शामिल करने की बातें हो रही थी। ऐसी कोई एफ़र्ट हो भी रही है? ईद के बाद हम देख सकते हैं इसको नतीजा खेज़ होते हुए? ये क्या है उसका स्टेटस? अलीना, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये जो तजवीज़ थी उस पर हुकूमत ने भी रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। तो ऑब्वियसली जो सियासत में इस तरह अगर कोई ऐलान किया जाता है तो फिर ये नहीं होता कि उसको अधूरा छोड़ दिया जाता है। इसमें मेरा ख्याल है एफ़र्ट की जाएगी ज़रूर पीपल्स पार्टी की तरफ से और बिलावल भुट्टो जरदारी की सब तरफ से। लेकिन जो इसका मकसद है कि एक कॉन्सेंसस डेवलप करना है, इत्तफाक़ राय से एक पॉलिसी सामने लानी है, तो उसका मुझे नहीं लगता कि ये कोई उसका जो कोई सामने आएगा, नतीजा सामने आएगा। उसकी मैं आपको कल भी इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने वही तमाम बातें दोहराई हैं जो कि पिछले 2 साल से दोहराते आए हैं। तो इसलिए अगर ये एक मकसद है कि एक दोबारा से कॉन्सेंसस और इत्तफाक़ राय से एक वो पॉलिसी बनाई जाएगी, तो वो उसका मकसद हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात जो एक एजाज़ सैयद कर रहे थे कि आपको फिलफौर ही बलूचिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस कराने चाहिए। देखिए, इलेक्शंस तो माजी में भी होते रहे हैं और अब भी होते रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस का अगर उसी तरह ही एक्सरसाइज होनी है कि वही जो जाने पहचाने जो सरदार हैं हर ज़िला के अंदर, उन्हीं को ही वो ज़िलाई नाज़िम मुंतखब करके आप अरबों रुपए भी वो कर दें, तो उसका नतीजा जो पिछले 77 साल से आया अब भी वही होगा। आपने ये जो एक मौजूदा निज़ाम है जो सियासी हवाले से, उसको देखिए, जो बलूचिस्तान के अंदर इस टाइम चैलेंज किया जा रहा है वो इसी एग्जिस्टिंग निज़ाम को ही किया जा रहा है। तो आपने बुनियादी तौर पर निज़ाम के अंदर कुछ बेहतरी लानी है, जो नए चेहरे हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, और जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मैंडेट अगर किसी को मिलता है उसको ले आए, आप उसके स्टेक्स रियासत के अंदर वो पैदा करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो रियासत के खिलाफ कोई गोली चलाएंगे या जो उसके खिलाफ कोई बयानिया बनाएंगे। तो आपने शफाफ इलेक्शंस और ये जो मौजूदा सरदारी निज़ाम है उसको रिप्लेस करना होगा। ऑब्वियसली आपको रेजिस्टेंस भी उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर आपने अगर तब्दीली लानी है तो फिर उसके लिए ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है सबकी राय आ गई इसके ऊपर। इसको कंक्लूड करते हैं इस चीज़ पर कि हमारे तज्जियाकार ये समझते हैं कि गो के एक कौमी बयानिया बनाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले करने वाली बहुत चीज़ें हैं जिसको करना ज़रूरी है। जो बुनियाद पहले सही करेंगे तो उसके ऊपर जो आप स्टेप्स लेंगे फिर वो मददगार भी साबित होंगे या कारामद भी साबित होंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवाल। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपके सवालात हम शामिल करते हैं और YouTube के ऊपर आप लोगों ने जो पहला सवाल भेजा है वो मेहरुल्ला लांगू ने फ़खर दुरानी साहब आपके लिए भेजा है।
पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक बार फिर दुआ की है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई मुमकिन है? शुक्रिया अलीना। इससे पहले हम कई मरतबा मुख्तलिफ वज़राए आज़म की तरफ से ये इस तरह का ऐलान सुन चुके हैं। आखिरी बार जो ऐलान सुना था वो हमने नवाज़ शरीफ साहब से सुना था कि उन्होंने भी ये कहा था कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है और उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं आएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये ना सिर्फ ये कि जो हालात माशी तौर के ऊपर जो ख़राब हुए, PTI की जो हुकूमत है उनको भी जाना पड़ा, फिर जो मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इनको भी जाना पड़ा, शायद आने वाले जो नई हुकूमतें होंगी उनको भी जाना पड़ेगा। उसकी रीज़न देखें ये बिल्कुल वाज़ेह है। एक तो हम लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। कोई किसी भी मुल्क की मईशत के हवाले से देखें तो उसमें इंडस्ट्री का एक बड़ा अहम किरदार होता है। इंडस्ट्री यहाँ से पाकिस्तान से वैसे ही आप उसकी सूरत हाल देख लें। फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की दूसरी रिलायंस है वो ज़राअत के ऊपर है। ज़राअत के हवाले से भी आप जो ओवरऑल सूरत हाल है वो देख लें। फिर उसके साथ साथ जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसके हवाले से भी देखा जाए, अब गो के कुछ रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी हैं कि उसके फिर हर गुज़रते साल के साथ जिस तरह से आपकी ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से ही आपके तमाम तर जो वसाइल की भी ज़रूरत होगी। क्या उस हिसाब से मुल्क के अंदर जो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो है या नहीं है? तो इससे अगर देखा जाए तो बज़ाहिर यही लगता है कि शायद फिर हमें अगली कोई गवर्नमेंट आएगी तो उसको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, IMF के पास जाना होगा। तो हमें मसला यही है कि हम लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो नहीं करते, उसके हिसाब से करेंगे तो तभी ये इससे कोई छुटकारा हासिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। एजाज सैयद साहब, आपके लिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। PMDC ने निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना ट्यूशन फ़ीस की एक हद मुकर्रर कर दी है। क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा? अलीना, मेरा ये ख्याल है कि PMDC का इदारा फेल हो चुका है और PMDC के अंदर इस वक्त जो मुबैना करप्शन या अकरबा परवरी हो रही है उसकी वजह ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है या मौजूदा सिस्टम है उसमें जो बैठे हुए बड़े बड़े नाम हैं उनके बड़े करीबी ताल्लुक़ वाले इस PMDC में तैनात हैं। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी जमातों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो सार्फिन हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर है आप नई जनरेशन बच्चों की वो ट्रेन कर रहे हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो निजी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके भी बड़े अखराजात हैं। एक मेडिकल कॉलेज का सालाना अगर ख़र्चा देखें तो वो भी बड़ा है, लेकिन इस सारे अमल को एक मरबूत तरीक़ाकार तय होना चाहिए और ये मरबूत तरीक़ाकार सिर्फ वो लोग या वो अदारे ही जो तय कर सकते हैं जहाँ पर तैनातियाँ बिल्कुल शफाफियत की बुनियाद के ऊपर हों, अकरबा परवरी की बुनियाद पर ना हों, जहाँ पर तैनात लोगों ने अपने मास्टर्स के मफादात तय ना करने हों। तो अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, क्योंकि जब आप नाम लेते हैं तो उनका मौक़िफ़ भी लेना पड़ता है और आपने ये सवाल अभी मुझसे किया है, तो मैं आपको ये ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वहाँ पर आला पैमाने पर तहकीकात की ज़रूरत है कि किस तरीके से पहले निजी कॉलेजों ने बाकायदा एक तहरीरी हुक्म के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर एडवांस फीसें ले ली और एडवांस फीसें लेकर अब इन्होंने ये तय कर दिया कि इतनी ख़ास मुद्दत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में निजी शोबे को आज़ादी दी जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस भी होने चाहिए। लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे अफराद हैं जिनकी ईमा पर निजी कॉलेजेस ने पूरे मुल्क में बच्चों से एडवांस फीसें ले ली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ PMDC को ठीक करने की ज़रूरत है। इनके जो आला हुकाम हैं उनके खिलाफ मेरे ख्याल में बड़ी पैमाने पर तहकीकात की। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और हम उम्मीद करते हैं कि ये इशू आज उठाया गया है इस प्लेटफॉर्म से तो इसके ऊपर नोटिस भी लिया जाएगा और जहाँ जहाँ जो चीज़ अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है वो होगी इस इदारे के अंदर। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी सवालात शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आप लोगों के YouTube पर भेजे गए सवालात प्रोग्राम का हिस्सा हम बना रहे हैं। बेनज़ीर के लिए अगला सवाल। बेनज़ीर, आपसे पूछा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल के बाहर PTI रहनुमाओं के मीडिया टॉक की इजाज़त न देने का फैसला दिया है। आपकी नज़र में ये कैसा फैसला है? अलीना, मुझे समझ नहीं आई कि इस किस्म का ब्लैंकेट बैन जो है कि
आप रिपोर्टर से बाहर बात नहीं कर सकते जेल से, जेल के बाहर ये क्यों लगाया गया है, और कितनी आराम से पीटीआई के जो वकला हैं वो मान भी गए और उन्होंने अंडरटेकिंग भी दे दी। क्योंकि ये ऑर्डर अब आया है तो मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा जिसमें जो सुपरिटेंडेंट हैं जेल के, उन्होंने लिखा कि देखें हमारा जो प्रिजन रूल है 265 उसके तहत आप जो कैदी हैं वो सियासत पे बात नहीं कर सकते। और ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको पहले ही अदालत जो है रिजेक्ट कर चुकी है। पिछले साल नवंबर या दिसंबर में जस्टिस सरदार इजाज इसाक जो है उनका फैसला आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो रूल है ये कानून के खिलाफ है। कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कैदी जो है वो सियासत पे बात नहीं कर सकते, तो आप रूल में कैसे डाल सकते हैं? तो वो पहले ही इसके खिलाफ फैसला दे चुके हैं। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये जो फैसला था इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, इसमें उस फैसले का कोई जिक्र नहीं था और ना ही लगता है कि पीटीआई के वकला ने ये मामला जो है उठाया भी है अदालत में। दूसरा जो सुपरिटेंडेंट है वो कहते हैं कि ये जो लोग इनसे मिलने आते हैं उसके बाद ये जाके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इंटरव्यूज देते हैं और रियासती इदारों के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा लगता है कि जेल इंतजामिया को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि टीवी पे क्या चल रहा है बजाय इसमें कि कैदियों के हकूक क्या है। तो ये बार बार अलीना हम देख रहे हैं और पीटीआई का एक इल्जाम रहा है इस जेल इंतजामिया पे कि ये जो है ये पार्टी बने हुए हैं इस केस में। और लगता ये है अब अलीना इन फैसलों के बाद कि शायद ये मामला दुरुस्त है, क्योंकि एक और फैसला है वो भी आज आया है जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने बेटों से बात करना चाहता हूं, मेरी कुछ किताबें आई हुई हैं वो मुझे नहीं दी जाती। और आज अदालत ने वो भी फैसला दिया और कहा कि ईद आ रही है, आप उनको उनके बेटों से बात करने दें, उनका बुनियादी हक है। किताबें उनकी जो आ रही हैं वो भी उनका एक बुनियादी हक है, आप उनको उनकी किताबें दें। तो बार बार हम ये देख रहे हैं कि एक किस्म से लगता है कि यहाँ पे जो भी सेटअप है वो बिल्कुल पार्टी बना हुआ है इस केस में। तो और मैं अलीना यहाँ पे ये भी कहूंगी कि ये इसलिए भी मुझे लगता है कि गलत फैसला है क्योंकि जो वो रिपोर्टर्स होते हैं जिनकी बीट होती है ये, उनके लिए ये बड़ा एक अहम मौका होता है कि जब वो जेल से सियासतदान बाहर आ रहे होते हैं वो उस वक्त जल्दी से सवाल पूछ सकते हैं, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बड़ा मुश्किल होता है। ये सियासतदान जो है टीवी शोज पे तो आ जाते हैं, अक्सर रिपोर्टर्स की कॉल नहीं उठाते या उनको इस किस्म के इंटरव्यूज नहीं देते। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका होता है। हाँ, अगर जेल इंतजामिया ये कहती है कि नहीं, एक सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, लोग जमा हो जाते हैं, आप यहाँ नहीं मिले, आप यहाँ पे बैठ के इंटरव्यूज कर लिया करें या मीडिया से बात कर लिया करें, वो एक अलग बात है। लेकिन ये इस किस्म का ब्लैंकेट बैन अलीना, मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। थैंक यू सो मच बेनज़ीर। अच्छा जी, अगला सवाल मज़हर अब्बास साहब आपके लिए। नाज़िश अली पूछ रही हैं कि बिलावल भुट्टो ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात बेहतर बनाने के लिए सालिसी की पेशकश की है। आपके ख्याल में क्या ये पेशकश सियासी कशीदगी कम कर सकती है या ये एक महज सियासी चाल है? देखिए, कशीदगी तो कम कर सकती है, डिपेंड करता है। अभी तो बिलावल भुट्टो ने सिर्फ ये कहा है कि वो सालिसी की पेशकश की है, हुकूमत ने कहा बिल्कुल करें सालिसी। अब बिलावल भुट्टो को सबसे पहले तो अपने अगराज़ व मकासद को ज़ाहिर करना चाहिए कि वो सालिसी का फ़ॉर्मूला उनके पास क्या है, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पे वो गवर्नमेंट और पीटीआई को करीब ला सकते हैं, किन इश्यूज़ पे, अगर टेररिज्म है या वो है, पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है। तो पहली चीज़ ये कि बिलावल भुट्टो थोड़ा इसकी वजाहत करें कि जब सालिसी वो कह रहे हैं तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, फिर क्या तहरीक इंसाफ को अप्रोच अब तक उन्होंने किया है किसी भी ज़राए से कि तहरीक इंसाफ के वो ये करना चाहते हैं, और इस सिलसिले में वो अगर हो सकता है अगर चीज़ आगे बढ़ती है तो ऐन मुमकिन है कि वो अडियाला जेल जाके इमरान खान से मुलाकात की भी वो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, करनी चाहिए। अगर संजीदगी से चीज़ें आगे बढ़ें तो कशीदगी बिल्कुल कम हो सकती है। ज़ाहिर है टेररिज्म के हवाले से इमरान खान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, वो ऑपरेशंस के हवाले से उसके वो किसी हद तक बिलावल भुट्टो भी यही समझते हैं। लेकिन चीज़ें ये हैं कि मीटिंग पॉइंट क्या है। मीटिंग पॉइंट सिर्फ पीटीआई और पीपल्स पार्टी नहीं है। मीटिंग पॉइंट ये है कि पीटीआई और गवर्नमेंट मींस पीएमएलएन और उनके इत्तेहादी, कोशिश बहुत अच्छी है, पेशकश बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी अभी वजाहत नहीं आई है, क्योंकि इससे आगे बात कहीं भी नज़र नहीं आ रही कि कोई प्रपोजल्स गए हैं, पीटीआई को गए हैं या बिलावल भुट्टो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो चीज़ें सामने आएंगी तब हम ज़्यादा खुलकर बात कर सकते हैं। लेकिन अपेरेंटली अगर ऐसी कोई चीज़ें सिलसिला शुरू होता है, कोई ऐसी बातचीत शुरू होती है, तो यकीनन इस चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है कि कशीदगी कम हो। अच्छा, मैं साहब पीटीआई का तो हमें मौक़िफ़ साफ पता है, वो कहते हैं कि
अगर हमारे ऊपर ये जो सख्तियां हो रही हैं इनको कम किया जाए, जो हमारे लीडरान हैं पाबंद सलासल हैं उनको ऑन बोर्ड लेने की इजाज़त, उनसे मुलाकातें वगैरह, तो बिलावल साहब अगर उनके पास जाते हैं और पीटीआई अपनी यही सारी मांगे या मुतालबात दोबारा दोहराती है, क्या आपको लगता है बिलावल या पीपल्स पार्टी से किस कैपेसिटी में वो सिस्टम में कह सकें कि जी गुंजाइश तो पीटीआई को? देखिए अलीना, उसमें कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें वो ये कहते हैं कि हमारे जिस तरह लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिस तरह उठा के ले जाया जाता है, तो बिलावल जो है वो जाके हुकूमत से कैटेगोरिकली बात कर सकते हैं कि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ केस है तो अलग बात है, लेकिन रैंडमली उनको या जलसे करने की इजाज़त, या फ़र्ज़ करें पीटीआई को जलसे करने की इजाज़त, बिलावल गवर्नमेंट से ये मनवा सकते हैं कि आप अगर कोई हंगामा वो नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो आप जलसे की इजाज़त क्यों नहीं देते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। बिलावल ये भी बात कर सकते हैं कि पीपल लाइक डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको अगर आप रिहा कर सकते हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, 2 साल से जेल में हैं, कोई मुकदमा वो नहीं हो रहा, तो अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही अगर उनको वज़ीर आज़म छोड़ देते हैं तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो देर आर थिंग्स कि जो बिलावल भुट्टो गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं। अब पीटीआई को अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। देखिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2024 के इलेक्शन के बाद एक या 2018 में एक चीज़ हुई थी कि मिलकर गवर्नमेंट बना लें, या 2024 में सॉरी, तो वो एक पेशकश ही थी, लेकिन पीटीआई का अपना एक नैरेटिव था। तो असल चीज़ ये है कि पीटीआई को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं बिलावल के पास ऐसी कोई बार्गेनिंग चिप है जो वो पीटीआई को दे सकते हैं? ये चीज़ है, जैसे देखें ना, जलसे करने में क्या है, जलसे करने गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट को कहें अनटिल अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक थ्रेट हो, आप पॉलिटिकल पार्टीज को जलसे करने की इजाज़त दी जा सकती है, लोगों की गिरफ्तारी गैर ज़रूरी तौर पर रोकी जा सकती है। ये वो गुडविल मेजर्स हैं जो कि ग्राउंड बन सकते हैं एक मीनिंगफुल डायलॉग का। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने राय जानी, इसी तरह से हमें लिखते रहें। आपको हमारी जो यूट्यूब पेज है उसके ऊपर जाना है, जियो न्यूज़ का रिपोर्ट कार्ड की एपिसोड अपलोड होती है, उसके नीचे जाएं, अपना सवाल लिखें। अगर आप चाहें तज्ज़ियाकार को टैग भी कर सकते हैं, उनका नाम भी लिख सकते हैं और हमें भेजें, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।